अहाना ने किया पुजारी को एक्सपोज। पुजारी की असली सच जान उड़े पोल्टू और पिशिमुनी के होश। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू में परोमिता और मिठाई की कानूनी जीत के बाद घर का माहौल किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह हो गया था, जहाँ ऊपर से तो शांति दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत और साजिशों का लावा पक रहा था। पिशिमुनी अपनी हार को पचा नहीं पा रही थी और पोल्टू का अहंकार घायल शेर की तरह छटपटा रहा था। अहाना जानती थी कि यह सिर्फ एक विराम है, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, क्योंकि अब उसे उन शक्तियों से लड़ना था जो इस घर की परंपराओं के नाम पर औरतों का गला घोंटती आई थी। एक रात जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, अर्जुन और अहाना के बीच वह टकराव हुआ जिसने इस घर की बुनियाद हिला दी। अर्जुन ने अहाना का हाथ पकड़कर उसे कमरे के कोने में ले जाते हुए बड़े ही कड़े स्वर में कहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम इस घर को कुरुक्षेत्र बनाना चाहती हो? तुमने मेरी माँ का अपमान किया, मेरे भाई को कोर्ट में खड़ा किया, और अब तुम चाहती हो कि हम सब खुशी खुशी तुम्हारे इस विद्रोह का हिस्सा बने। अहाना ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि जब अन्याय घर की दहलीज पार कर बिस्तर तक पहुंच जाए तो विद्रोह ही धर्म बन जाता है। क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम्हारी ही आंखों के सामने तुम्हारी भाभी को दासी बनाकर रखा गया और उसकी बच्ची को खिलौने की तरह छीना गया? अर्जुन चिल्लाया कि वह हमारे घर की मर्यादा थी जिसे तुमने बाजार में नीलाम कर दिया। अहाना ने बिना डरे जवाब दिया कि मर्यादा औरतों के आंसुओं पर नहीं, उनके सम्मान पर टिकी होनी चाहिए, और अगर यह घर इसे नहीं समझ सकता तो शायद इस घर को टूटना ही बेहतर है। उस रात के बाद अर्जुन और अहाना के बीच एक लंबी खामोशी की दीवार खड़ी हो गई, लेकिन अहाना रुकी नहीं। उसने देखा कि पिशमुनी अब पुजारी को डाल बनाकर एक नया खेल खेल रही है। पुजारी, जो दिखने में बेहद सौम्य और संस्कारी होने का नाटक कर रही थी, वास्तव में इस खानदान की तिजोरी पर नजर गड़ाए बैठी थी। अहाना ने गौर किया कि पुजारी अक्सर देर रात चोरी छिपे बगीचे के पिछले हिस्से में किसी से मिलने जाती है। एक रात अहाना ने उसका पीछा किया और झाड़ियों के पीछे छिपकर उसकी बातें सुनी। पुजारी किसी से फोन पर कह रही थी कि काम लगभग हो गया है, पोल्टू पूरी तरह मेरे चंगुल में है और पिशमुनी को लगता है कि मैं उनकी वफादार हूँ। जैसे ही शादी होगी मैं इस घर के आधे जायदाद के कागजात अपने नाम करवा लूंगी और फिर इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम भेज दूंगी। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अंदाजा नहीं था कि खतरा इतना बड़ा और इतना करीब है। उसने तुरंत अपने उन दोस्तों से संपर्क किया जो खोजी पत्रकारिता और कानूनी जांच में माहिर थे। अहाना ने पुजारी की पूरी कुंडली निकलवाई और जो सच सामने आया वह दहला देने वाला था। पुजारी का असली नाम कुछ और था और वह पहले भी 2 राज्यों में इसी तरह के अमीर परिवारों को ठग चुकी थी। इधर घर में पिशिमुनी ने पोल्टू और पुजारी की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी थी। उन्होंने जानबूझकर परोमिता से घर के भारी काम करवाने शुरू किए ताकि वह खुद टूटकर घर छोड़ दे। परोमिता चुपचाप सब सह रही थी, लेकिन अहाना ने उसे टोका और कहा कि दीदी, अब सहने का नहीं, करने का वक्त है। अहाना ने परोमिता को विश्वास में लिया और उसे पुजारी का सच बताया। परोमिता पहले तो डर गई, लेकिन अपनी बेटी मिठाई के भविष्य के लिए उसने अहाना का साथ देने का फैसला किया। शादी के दिन जब पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था और मेहमानों की भीड़ लगी थी, पिशिमुनी बड़े गर्व से पुजारी का हाथ पकड़कर उसे मंडप की तरफ ले जा रही थी। पोल्टू अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहा था और अहाना को नीचा दिखाने के लिए उसने उसे सबसे कोने में बैठने का आदेश दिया था। जैसे ही पंडित जी ने फेरों के लिए गठबंधन जोड़ने को कहा, अहाना ने चिल्लाकर कहा कि रुकिए, ये शादी नहीं हो सकती। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पिशिमुनी गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने अहाना की तरफ बढ़ते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुभ काम में विघ्न डालने की? अब तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि एक दुश्मन हो। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अहाना ने शांति से एक फाइल निकाली और उसे मेहमानों के बीच फेंकते हुए कहा कि दुश्मन मैं नहीं, बल्कि वह औरत है जिसे आप अपनी बहू बनाने जा रहे हैं। उसने पुजारी की पिछली शादियों की तस्वीरें, पुलिस रिपोर्ट और उसके असली पहचान पत्र के प्रिंट आउट सबको दिखाए। पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने पहले ही पुलिस को बाहर तैनात कर रखा था। पोल्टू को जैसे काटो तो खून नहीं, वह स्तब्ध खड़ा रह गया। उसने जिस औरत के लिए अपनी वफादार पत्नी और बच्ची को ठुकराया,
वह एक पेशेवर अपराधी निकली। पिशी मुनि का सारा घमंड पल भर में मिट्टी में मिल गया। उन्होंने अपनी थरथराती आवाज में पुजारी से पूछा कि क्या यह सच है। पुजारी ने जब देखा कि वह चारों तरफ से घिर गई है तो उसने अपना नकाब उतार फेंका और पिशी मुनि को धक्का देते हुए कहा कि हाँ, मैं तुम्हें लूटने आई थी, क्योंकि तुम जैसे अहंकारी लोग इसी के लायक हो। पुलिस पुजारी को ले गई और शादी का मंडप एक श्मशान की तरह शांत हो गया। पोल्टू घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसे अपनी हर गलती, हर जुल्म और हर बदतमीजी याद आने लगी जो उसने परोमिता के साथ की थी। पिशी मुनि ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस छोटी बहू को वे हमेशा बेअक्ल और बागी समझती रही, उसी ने आज इस खानदान की इज्जत और दौलत को डूबने से बचाया है। उन्होंने अहाना के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया और भारी आवाज में कहा कि अहाना, मुझे माफ कर दो, मेरी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी थी। अहाना ने पिशी मुनि को सहारा दिया और कहा कि माँ जी, माफी मुझसे नहीं, परोमिता दीदी से मांगिए, क्योंकि सबसे ज्यादा घाव उन्हें लगे हैं। पोल्टू रेंगता हुआ परोमिता के पास गया और उसके पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि परोमिता, मुझे एक मौका और दो, मैं बदल जाऊंगा। परोमिता ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बड़े ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि पोल्टू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन एक पत्नी के तौर पर मैं अब कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। मेरी जिंदगी अब मेरी बेटी और मेरे हुनर के लिए है। मैं इसी घर में रहूंगी क्योंकि ये मेरा हक है, लेकिन एक आजाद औरत की तरह, तुम्हारी जागीर बनकर नहीं। अहाना ने परोमिता के इस फैसले का सम्मान किया। अगले कुछ महीनों में घर की पूरी तस्वीर बदल गई। पिशमुनी ने घर की चाबियां अहाना को सौंपनी चाहिए, लेकिन अहाना ने मना कर दिया और कहा कि यह घर किसी एक की सत्ता से नहीं बल्कि सबके सहयोग से चलना चाहिए। परोमिता की मूर्तियों की चर्चा अब शहर के बड़े गलियारों में होने लगी थी और उसने अपना एक छोटा सा स्कूल भी खोल लिया था जहां वह गरीब बच्चों को कला सिखाती थी। अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अहाना से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि शांति सिर्फ चुप्पी में नहीं। जहां दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे, पिशमुनी अब अक्सर मिठाई के साथ बगीचे में खेलती नजर आती थी और उनके चेहरे पर वह पुरानी कड़वाहट की जगह एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। बड़े घर की छोटी बहू ने न केवल एक परिवार को टूटने से बचाया, बल्कि उस घर की आत्मा को भी शुद्ध कर दिया। उसने दिखाया कि एक बहू सिर्फ रोटियां बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि वह उस घर की वह शक्ति होती है जो समय आने पर दुर्गा का रूप धरकर असुरों का संहार कर सकती है और ममता का रूप धरकर घावों को भर सकती है। समाज में इस घर की मिसाल दी जाने लगी कि कैसे एक पढ़ी लिखी और निडर बहू ने पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया। अहाना अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, वह उस इलाके की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। हर वह औरत जो शोषण का शिकार थी अब अहाना के पास आती और अहाना उसे कानूनी और मानसिक संबल प्रदान करती। परोमिता की जीत ने यह साबित कर दिया कि आत्मनिर्भरता ही महिला का सबसे बड़ा आभूषण है। मिठाई अब एक ऐसे माहौल में बड़ी हो रही थी जहां उसे सिखाया जा रहा था कि किसी के सामने झुकना नहीं और गलत साथ कभी देना नहीं। कहानी का अंत उस दृश्य से होता है जहां अहाना और परोमिता घर की छत पर खड़ी होकर डूबते सूरज को देख रही है और अहाना कहती है कि दीदी, यह सूरज आज डूबा है ताकि कल एक नई और ज्यादा चमकदार सुबह हो सके। परोमिता मुस्कुराती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है, यह जानते हुए कि अब उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आएगा, क्योंकि अहाना जैसी रोशनी उसके साथ है। यह सफर कठिन था, आंसुओं से भरा था और संघर्षों की दास्तां थी, लेकिन इसका परिणाम वह आजादी थी जिसे पाने का सपना हर शोषित महिला देखती है। बड़े घर की छोटी बहू ने न्याय की जो मशाल जलाई थी, उसकी लौ अब कभी कम नहीं होने वाली थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।